जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, आपको बताना है कौन कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल में जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे आप लोग, बी ऑप्शन। सौरमंडल में शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर बात करें सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो याद रखिएगा टोटल 8 ग्रह है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। मंगल के कौन कौन से उपग्रह है ये भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एक है डीमोस, एग्जाम में आया हुआ है डीमोस एवं फोबोस। ये 2 उपग्रह जो है ये किसके हैं? तो ये मंगल के 2 उपग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं? चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है और जैसे कि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य। चौथा प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा चिनाब नदी। याद रखना है मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी के किनारे आपको याद होगा हड़प्पा, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। और एग्जाम में पूछा जाता है लोथल, तो ध्यान रखना है लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? चलिए 5वें के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे बौद्ध परिषद नहीं पूछ रहा है, जैन परिषद पूछ रहा है। तो प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बिहार के पाटलिपुत्र में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में। दोनों को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दूसरी जैन संगति वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। छठा प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो 6 नंबर का आंसर बहुत बच्चे ए को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। किलायु ज्वालामुखी जो है संसार का सर्वाधिक
सक्रिय ज्वालामुखी है? ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में स्थित है। फ्यूजियामा कहाँ है? हमने आपको बताया था फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजा को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। किस राजा को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बिंदुसार को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का शासक था, और ये जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो आपको क्रम को ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दें, डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य से सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जबकि वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखना है कोलकाता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। आगे देखिए, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर करेंगे। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर ए दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशल्स द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और इसी महासागर में है आपका मेरियाना गर्त, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। तो 12वें प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। भगत सिंह ने स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, और लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखिए, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो बहुत बच्चे इसका आंसर बी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। रेक्टिफायर के द्वारा AC करंट को DC में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी, ये अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो 14 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है कोलंबिया। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो देखिए बहुत बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सती प्रथा नहीं पूछ रहा है, दास प्रथा पूछ रहा है, इसलिए आपसे बोलते हैं सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। तो भारत में दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो 1843 में। ध्यान रखना है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। जबकि 1829 की बात करें तो इस टाइम पर क्या हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था। और इसमें सहयोग किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। 1885 की बात करें तो इसमें कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। आगे देखिए, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और देखिए क्वेश्चंस के साथ जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, डेली आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, ए ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंध। आगे देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो नगुल ट्रम। सभी पॉइंट को ध्यान से देखिए, नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। तो देखिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और एक होता है 8 मार्च। तो 8 मार्च सभी को पता है, इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अब चलिए बात करें सरोजनी नायडू की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो यहाँ से आपको 2 प्रश्नों को याद रखना है। सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा ये 1971 में दिया गया था। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हमने पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में पढ़ाया था आपको। पानीपत का पहला युद्ध
1526 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। ये युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये होता है मराठा और अफगान के बीच में। तो यही पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सह राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से सह राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघ संविधान समिति, ध्यान रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जो कांग्रेस का 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है जो कर्नाटक में पड़ता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा में जो प्रस्तावना को पेश किया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक जो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य या प्रस्तावना को पेश किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह महानतम कुशल नेता, यहाँ पे कुषाण होगा, ठीक है, कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सोच समझकर आंसर करना है। आपको बताना है वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कनिष्क। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क कौन था? तो याद रखिएगा ये विम कडफिसेस का उत्तराधिकारी था। और विम कडफिसेस कौन था? तो ये कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था। चलिए क्रम से बता देते हैं आपको। देखिए कुषाण वंश की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं पहले कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी हुआ विम कडफिसेस और विम कडफिसेस का उत्तराधिकारी हुआ कनिष्क। तो इस तरह से क्रम को ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में, ध्यान रखना है, 1774 में कोलकाता में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1 KB, यानी कि पूछ रहा है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 MB में कितने KB होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, आप लोग मोबाइल डाटा का यूज करते हैं, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। तो रिलेशन को ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? प्रश्न को पहले सही से पढ़िए, आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? अब देखिए बहुत बच्चे हड़बड़ी में 12 को आंसर देंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो देखिए पहले 8 थे, वर्तमान में 12 है, तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो ऑप्शन सी होगा, ना कि बी, ध्यान रखना है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP खाली स्थान केंद्रित है। ये किस पर केंद्रित है? आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे। UNDP इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है इसमें टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, इसका रीजन क्या है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यह लाल रंग की होती है, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका जो रीजन होगा, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता जो है कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? तो सही जवाब है चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए रोहतांग से एक याद रखना है, रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अटल सुरंग। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? चलिए और देखिए, इस बार जो एग्जाम हुआ था 16 अक्टूबर को, इसमें पूछा गया था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम की परमाणु संख्या की बात करें 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है CPU के द्वारा। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश थे? चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है और समाप्ति 1945 में होती है। और इस युद्ध में जो धुरी शक्तियों में देश थे, कौन कौन से देश थे? तो याद रखिएगा, जर्मनी, इटली और जापान थे। कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान थे, जो कि हार गया था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो 34 का आंसर जो बच्चे अंटार्कटिका को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और ग्रहों की गति का नियम पूछे तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। आगे देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? यानी कि सिंपली पूछ रहे आपसे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? हमने आपको बहुत बार बताया है।
चलिए आंसर कीजिए। सिलिकॉन वैली पूछे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, और फूलों की घाटी पूछे तो ये है उत्तराखंड में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुरु शिखर क्या है? सोच समझकर आंसर देना है। गुरु शिखर क्या है? तो अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ध्यान रखना है। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो देखिए भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपरोक्त सभी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है जब भी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। डी ऑप्शन सही है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? और देखिए भारत में पूछे 40 नंबर प्रश्न में कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और इस सब्जेक्ट से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है क्या? इस्पात उद्योग, ध्यान रखना है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ये है इस्पात उद्योग। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो सही जवाब है चुनारगढ़ से लिया जाता था। चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। चलिए आंसर कीजिए। सती को अवैध और दंडनीय घोषित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो 44 का आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, आपको याद होगा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 नवंबर को मनाया गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब यहाँ से आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। संज्ञा का भेद नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो देखिए संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, ये सभी होते हैं। लेकिन निजवाचक ये संज्ञा के भेद नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सोच समझकर आंसर देना है। हिंदी व्याकरण से ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे देखिए हानि जो है ये भी स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है और बचत भी स्त्रीलिंग है। तो वचन जो है
ये एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये दर्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। चलिए 49 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो देखिए, एग्जाम में एक पूछा जाता है तत्सम और दूसरा पूछा जाता है तद्भव। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं और संस्कृत का ठीक जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको ही तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मयूर। मयूर देखिए, ये संस्कृत के शब्द है, इसलिए ये क्या है? तत्सम है। और मयूर का हिंदी क्या होता है? मोर। अगर मोर लिखा है तो ये तद्भव है, लेकिन मयूर क्या है? तत्सम है। तो यहाँ पे तद्भव पूछ रहा है, तो कपूर जो है ये क्या है? तद्भव है। इसका संस्कृत में होता है कपूर का कर्पूर, जो कि ये होता है तत्सम। आगे देखिए, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।